हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर 2 और हमारा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक। किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में व्यापार के लिए आए, ट्रेड के लिए आए और किस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा, यानी कि उनसे इजाजत ले ली, हासिल किया, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ क्लास 8 की हिस्ट्री जो है ये सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये सभी जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हमने देखा कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, चलो देखो, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पुर्तगाल के खोजी यात्री थे, उनका नाम था वास्को डिगामा। ठीक है, जिनके नाम पर वास्को एक जगह भी है गोवा में। ठीक है ना, तो वास्को डगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था और कब लगाया था, तो पुर्तगाली थे वास्को डगामा, जिन्होंने कि 1498 में समुद्री मार्ग का पता लगाया था, जिसके द्वारा जो है वो कहाँ पहुंच सकते थे, भारत पहुंच सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना पहला ठिकाना बनाया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच तथा उसके कुछ समय पश्चात फ्रांसीसी भी आ गए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ शुरू हुई थी, हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1651 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे कैसे जो है व्यापार करते करते अंग्रेज जो थे उन्होंने अपना साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित किया, तो देखते हैं हम उसे। देखिए, व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको उस समय में क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हुई और जो इनको फैक्टर कहा जाता था ना, इसलिए जिस जगह पे ये रहने लगे ना, जिस जगह पे ये काम करने लगे, ठीक है, वहां पर उसे क्या कहा जाने लगा, उसे फैक्ट्री कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए, 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हुई, यानी कि चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया जाना शुरू हो गया। कब, 1696 में। 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। देखिए धीरे किस वजह से, देखिए कहते हैं ना कि अगर आपस में ही अगर फूट हो या लालच हो तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों से हमें सीख मिलती है। तो यहाँ देखिए क्या किया इन लोगों ने कि अंग्रेजों ने 1698 में मुगल अफसरों को, कुछ मुगल अफसरों को, सभी तो रिश्वतखोर नहीं होते हैं ना, लेकिन कुछ तो होते ही है ऐसे एक आध, तो उन्हीं की वजह से सब बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की पहले इन्होंने जमींदारी खरीद ली। ठीक है, इनमें से एक गांव कालीकाता था जो कि बाद में कलकत्ता बन गया। तो एक गांव क्या था, कालीकाता, यानी कि कलकत्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट।
कंपनी ने औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। अब धीरे-धीरे जो है, जो अंग्रेज थे वो समझने लगे थे, यहाँ के लोगों को समझने लगे थे, यहाँ का लोगों के अंदर क्या कमियाँ हैं, इन चीज़ों को वो भाँप गए थे, उस चीज़ों को वो समझ चुके थे और उन्हें ये समझ में आ गया था कि बहुत ही आसान है इन लोगों को तोड़ के, मरोड़ के इन पे शासन करना, ठीक है? इनके ऊपर अपना अधिकार करना बहुत ही आसान है। तो इस वजह से इन लोगों को बहुत ही आसानी हुई यहाँ पर अपना पैर जमाने में। तो कंपनी ने क्या किया? औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना ही व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। पहले क्या होता था कि आपको जो है, अगर आपको कोई व्यापार करना है, कोई ट्रेड करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होता था? शुल्क चुकाना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इन्होंने अपनी चालाकी से औरंगजेब से क्या करा लिया कि ऐसा फरमान जारी करवा दिया कि हाँ, अब आपको शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिना शुल्क चुकाए, बिना पे किए ही आप जो है अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाल के नवाब का क्रम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बंगाल के नवाब का क्रम पढ़ेंगे। पहला मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खां, फिर सिराजू दौला। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजू दौला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लासी का युद्ध। बहुत ही भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है ये प्लासी का युद्ध। ठीक है, देखिए 1756 यानी कि 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, 1756 में अली वर्दी खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सिराजुद्दौला जो होता है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ठीक है, इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। क्या किया सिराजुद्दौला ने कि 30,000 सिपाहियों को लेकर के कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में स्थित थी, उस पर हल्ला बोल दिया और उसके बाद उसने कलकत्ता में जो उनकी जो किला था उस पर भी कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना भेजी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव उस समय कहाँ था? उस समय ये मद्रास में था। ठीक है, लेकिन वहां से जब इन लोगों को ऐसा लगा कि जो कलकत्ता है अब वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो उन्होंने फटाफट जो है रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ भेज दिया? सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना लेकर के भेज दिया प्लासी के मैदान में। ठीक है, जहाँ की ये प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757। ठीक है, और ठीक इसके देख लीजिए 1857, सभी को पता होगा कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 का युद्ध तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो चलिए, इसके सीधे 100 साल के बाद जो है ये युद्ध होता है। ठीक है, आगे देखिए, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, मीर जाफर जो था वो कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब देखो कैसे घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है ना, अब ये क्या करता है? मीर जाफर जो रहता है वो सिराजुद्दौला से गद्दारी कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है? सिराजुद्दौला जो होता है वो हार जाता है। देखो क्या होता है ना कि अंग्रेज जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेजों को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि हम किस प्रकार से बहुत ही आसानी से फूट डाल करके, एक दूसरे से अलग करके इन लोगों पर शासन, भारतीयों पर हम शासन कर सकते हैं। तो अब इन लोगों ने क्या किया? मीर जाफर को लालच दे दिया कि भाई ऐसा है कि तुम हमारा साथ दो, तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारा साथ दो और सिराजुद्दौला जब हार जाएगा तो बंगाल का नवाब हम तुम्हें बना देंगे। ठीक है, अब मीर जाफर जो था इसे लालच आ गया। अब इसने सोचा कि चलो भाई ठीक है, बढ़िया है, अगर मालिक हार जाता है, मैं तो अभी सेनापति हूँ और अगर मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा तो मैं तो नवाब बन जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अंग्रेजों का साथ दूं। ठीक है ना, तो वो क्या करता है? सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी कर देता है और इस वजह से सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी का युद्ध हार जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? बक्सर का युद्ध
1764। डेट बिल्कुल अच्छे से सबको याद रखना है, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764, 1764 में। अब देखो सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद जब सिराजुद्दौला मर गया, बेचारा हार गया, मर गया, तो उसके बाद मीर जाफर को उसकी जगह पे नवाब बनाया गया। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया ना कि जो मीर जाफर था, ये भी, इसे भी बाद में समझ में आने लगा कि मैं तो इनके हाथ का जो है पपेट बन गया हूं, है ना। तो अब ये क्या करता है कि ये भी अब विरोध करने लगता है कंपनी का। तो अब कंपनी क्या करती है कि इसको हटा करके मीर कासिम को नवाब बना देती है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर लेकिन क्या होता है, देखिए आगे। अब क्या होता है कि जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। बाद में क्या है, मीर कासिम जो था वो भी परेशान करने लगता है। तो अब जो है बक्सर की लड़ाई होती है और इसमें जो है इसे भी हारना पड़ता है। जब ये हार जाता है तो दोबारा ये लोग क्या करते हैं, मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। ठीक है, मीर जाफर को ये लोग दोबारा क्या करते हैं, नवाब बना देते हैं। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। देखिए कितना भुगतान करना पड़ा, ठीक है ना। संपत्ति इनकी, प्रॉपर्टी इनका, लेकिन अपने ही घर में रहने के लिए किस तरीके से इन्हें पैसे चुकाने पड़ने लगे। अब जब दोबारा इस अंग्रेजों ने मीर जाफर को जब दोबारा नवाब बना दिया तो अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। ठीक है, सोच लीजिए कि 5 लाख रुपए हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा, है ना। चलिए, तो लालच बहुत ही बुरी बला है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, अब देखो 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो ऐलान करता है कि अब जो है हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखिए यहाँ मुगल जो थे, मुगल सम्राट जो थे, उनसे कैसी गलती हुई। ठीक है, अगर चाहते तो रोक सकते थे, सब एकजुट होकर के चाहते तो सब रुक सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये भी जो है हार मान गए और मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान जो है वो नियुक्त कर दिया। चलो आगे देखो, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट यानी कि राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि तैनात कर दिए। अब देखो यहाँ पर नोट में दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तब उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उसने बेहिसाब धन इकट्ठा कर लिया था। यहाँ जब रॉबर्ट क्लाइव 1743 में जब इंग्लैंड से आया था, भारत आया था, मद्रास आया था, तब उसकी एज क्या थी, सिर्फ 18 साल की उम्र थी। और यहाँ पर उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से हमेशा के लिए रवाना हो गया। 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसके साथ क्या ट्रेजेडी होती है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, 1772 में ब्रिटिश संसद में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके लिए उसे अपनी सफाई देनी पड़ी। बाद में बहुत ही उसको अपमान फील होने लगा। ठीक है, तो उसने इंसल्ट फील बहुत ज़्यादा उसने किया, तो उसने 1774 में आत्महत्या कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। चलिए अब हम पढ़ेंगे सहायक संधि। चलिए भाई देखते हैं सहायक संधि, जिसे कि वेल्जली की संधि भी कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए, गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्जली, इसका टाइम पीरियड देखिए 1798 से 1805। इसे वेल्जली की संधि भी कहा जाता है। जो रियासत सहायक संधि मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। जो शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? उदाहरण के लिए अवध के नवाब का आधा इलाका व हैदराबाद के कई इलाके इसी आधार पर छीने गए थे। ठीक है ना, कि आपने रकम नहीं चुकाई है, इसलिए जो है हम जो आपका इलाका है उसे छीन रहे हैं। तो इसी आधार पर अवध के नवाब का आधा इलाका और हैदराबाद के कई इलाकों को इन लोगों ने छीन लिया था, यही आधार बना करके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैसूर। टीपू सुल्तान, जिसे कि शेरे मैसूर कहा जाता था। ठीक है ना, देखिए हैदर अली टीपू सुल्तान का फादर था। हैदर अली 1761 से 1782 तथा टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, हमारे समय में एक सीरियल आता था द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, बहुत ही मजेदार था। अब आप लोगों के समय में तो कुछ ये सब आता ही नहीं है। चलिए देखिए, 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। ठीक है, 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो बंदरगाह थे वहां से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात था उसे रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जो टीपू सुल्तान था उसने यहाँ जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित किया था और उसकी मदद से उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। ठीक है, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितनी बार जंग हुई? 4 बार। ठीक है, पहला जो है 1767 से लेकर के ये क्या है 69। ठीक है ना, 1767 से 69 तक, फिर 1780 से 84, 1790 से 92 और फिर 1799। ठीक है, तो 4 बार जो है मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जंग होती है। चलो आगे देखते हैं। देखिए 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक बना करके रख लिया। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू मारा गया तथा सत्ता वाडियार राजवंश को सौंप दिया गया। ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी जंग थी उसमें टीपू सुल्तान जो है वो अब मारा जाता है और सत्ता जो होती है वो कहाँ चली जाती है? वाडियार राजवंश के हाथों में चली जाती है। ठीक है ना, मैसूर में है ना वाडियार पैलेस। चलिए अब आगे देखिए, अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई। देखो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा राज्य कई राज्यों में बट गया। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, आप सभी को पता है, 1526, 1556 और तीसरी 1761। तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है उसमें मराठा राज्य जो है वो कई राज्यों में, मराठा राज्य जो रहता है ना वो हार जाता है और हारने के बाद क्या होता है, वो कई छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। ठीक है, अब देखो इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग, ठीक है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। जो मराठा था वो अलग अलग बट जाता है। ठीक है ना, ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा जो था वो राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है,
महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। मराठों के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए। ठीक है, मराठों के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ में खत्म होती है। पहला युद्ध जो है वो 1782 में सालबाई संधि होती है, उसके साथ ये खत्म होता है। दूसरा जो है वो 1803 से 1805, इसमें नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मराठे जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो युद्ध है वो 1817 से 19, मराठों की ताकत जो है बिल्कुल कुचल दी जाती है। पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। ठीक है, विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर अब कंपनी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अंग्रेजों और मराठों के बीच में कुल कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि आखिरी में पेशवा जो है, जो सभी को बांध के छोटे छोटे राज्यों में, जो मराठा राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों में जो डिवाइड हो जाता है, उन सबको बांध के रखने का काम कौन कर रहा था? पेशवा कर रहे थे। और पेशवा रहते कहाँ थे? पुणे में रहते थे। लेकिन जो 3 युद्ध हुए मराठों के और अंग्रेजों के बीच में, इनमें मराठों की जो हालत थी वो बिल्कुल ही खराब हो गई। इनको बुरी तरीके से कुचल दिया गया और अंत में क्या किया गया? पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास जो बिठूर है वहां पर भेज दिया जाता है पेंशन पे। ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है कि विंध्य और दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर अब क्या होता है? कंपनी जो है उसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे अभी बहुत सारी जानकारी है जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है व्यापार से साम्राज्य स्थापित अंग्रेज जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए ताकि और भी लोग जो है मेरे वीडियो को देख सके। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।